हेलो एवरीवन, वेलकम टू द चैनल द ऑब्जर्वर। सो आज की वीडियो का हमारा टॉपिक है सीएससी प्रीलिम्स 2014 के पॉलिटी के क्वेश्चन। इन सभी क्वेश्चंस को हम हिंदी मीडियम में डिस्कस करने वाले हैं। 2014 में पॉलिटी के कम क्वेश्चन से, लगभग 11 से 12 क्वेश्चन से। जनरली प्रीलिम्स में 15, 16 या 17 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, कभी कभी 20 या 22 तक भी नंबर जाता है, बट 2014 में पॉलिटी के कम क्वेश्चन थे। सो वीडियो इज़ गोइंग टू बी वेरी शॉर्ट, नॉट वेरी बट इट कैन बी शॉर्ट। सो लेट्स मूव अहेड टू आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा पहला क्वेश्चन जो आया था इस पेपर में पॉलिटी का, वो था क्वेश्चन नंबर 18। सो क्वेश्चन 18 ये रहा, ठीक है। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी संसदीय समिति। अगर आप लोगों ने पिछला वीडियो देखा हो तो मैंने बताया था कि संसदीय समितियां बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे हर साल क्वेश्चन बनता है। पूछा गया है सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है। देखो, अगर पीवाईक्यू एनालिसिस कर रहे हो रेगुलरली तो आपको पता होगा, अगर आप एक ऑप्शंस को ही डिस्कस नहीं करते, हम हमेशा सारे ऑप्शंस को डिस्कस करते हैं। तो अगर जिस बच्चे ने 2013 का एनालिसिस ठीक से किया होगा उसके लिए ये क्वेश्चन बहुत आसान है, ठीक है। सो देखो, पूछ रहा है सबसे बड़ी संसदीय समिति कौन सी है। ऑप्शन नंबर 1 लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर 2 प्राक्कलन समिति, ऑप्शन नंबर 3 सरकारी उपक्रम समिति, ऑप्शन नंबर डी याचिका समिति या कमेटी ऑन पिटिशन। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी प्राक्कलन समिति। प्राक्कलन समिति जो है ये सबसे बड़ी संसदीय समिति होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि इसमें होते हैं हमारे 30 मेंबर होते हैं। वहीं अगर लोक लेखा समिति को देखोगे तो इसमें 22 सदस्य होते हैं। सरकारी उपक्रमों पर समिति को देखोगे तो इसमें भी 22 सदस्य होते हैं। और जो याचिका समिति है इसमें होते हैं 25 सदस्य, ठीक है। सो एक एक करके इन समितियों को फिर से देख लेते हैं। तो लोक लेखा समिति इसका गठन किया गया था 1919 के तहत 1921 में, ठीक। भारत शासन अधिनियम 1919 के तहत इसका गठन 1921 में किया गया था। इसके बाद अगली समिति है प्राक्कलन समिति, जिसका गठन जॉन मथाई की सिफारिश पर किया गया था। इसमें 30 सदस्य होते हैं और ये सभी सदस्य लोकसभा से होते हैं, ठीक। अच्छा, लोक लेखा समिति में 22 सदस्य होते हैं, 15 लोकसभा से, राज्यसभा 7 राज्यसभा से, ये मैं बता चुकी हूँ पहले भी, ठीक। और जो लोक लेखा समिति होती है इसके अध्यक्ष हमेशा हमेशा विपक्षी दल के नेता होते हैं। वहीं अगर प्राक्कलन समिति की बात की जाए तो इसके अध्यक्ष हमेशा सत्ताधारी दल का सदस्य ही होता है, ठीक। इसके अलावा अगर सार्वजनिक उपक्रमों की समिति को देखा जाए तो इसकी स्थापना 1964 में की गई थी कृष्ण मेनन समिति की सिफारिशों पर। और सार्वजनिक उपक्रमों की समिति का जो अध्यक्ष होगा वो हमेशा और हमेशा लोकसभा का ही सदस्य होगा। यानी कि अगले एग्जाम में हो सकता है स्टेटमेंट बन के आए कि क्या सार्वजनिक उपक्रमों पर समिति का सदस्य सॉरी, क्या सार्वजनिक उपक्रमों की समिति का सदस्य राज्यसभा से हो सकता है? तो स्टेटमेंट गलत होगा, क्योंकि इसका सदस्य हमेशा लोकसभा से होना चाहिए। 22 सदस्य होते हैं इसमें भी, 15 लोकसभा और 7 राज्यसभा से। अगली समिति है याचिका समिति, एक प्रकार की जांच समिति है ये, ठीक। किस प्रकार की समिति है? जांच समिति। ये दोनों सदनों की अलग अलग समिति होती है, ठीक। इसमें 25 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से, और लोकसभा में जो याचिका समिति होती है इसमें 15 सदस्य होते हैं, और राज्यसभा में जो जांच समिति होती है इसमें 10 सदस्य होते हैं, ठीक। सो आई होप इट्स क्लियर टू यू ऑल। अगले क्वेश्चन पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो आया था वो था क्वेश्चन नंबर 49। ओके, 49, ठीक है। मेरा पूछा गया है, वेरी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, भारत के संविधान में निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुसूची में दल बदल विरोध विषयक उपबंध है। दूसरे दल में शामिल होते हैं तो उसको दल बदल नहीं माना जाएगा, ठीक है। राघव चड्ढा वाला जो अभी केस हुआ था, अगर आप लोगों को ध्यान होगा, 2/3 मेंबर किसी पार्टी के अगले दूसरी पार्टी में शामिल हो जाए तो उसको दल बदल नहीं माना जाता है, ठीक। अच्छा, दल बदल कब कब लागू होगा, ठीक है। तो कब लागू होगा? अगर कोई सदस्य है जो निर्वाचित हो चुका है और निर्वाचित होने के बाद किसी दूसरे दल में चला जाए तो वहाँ पर दल बदल लागू होगा, ठीक। इसके अलावा मनोनीत सदस्य मनोनीत होने के 6 महीने के बाद अगर कोई राजनीतिक दल ज्वाइन कर ले तो उस पर भी दल बदल लागू होगा। हाँ, लेकिन अगर वो 6 महीने से पहले पहले किसी में शामिल हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है, फिर वो उससे 6 महीने से पहले वो कितनी भी बार चेंज कर सकता है, कोई दिक्कत नहीं। फिर
अगर निर्दलीय उम्मीदवार कोई दल ज्वाइन कर ले, यानी कोई ऐसा उम्मीदवार जो बिना किसी दल के चिन्ह के चुनाव में खड़ा हुआ था, चुनाव जीतने के बाद अगर वो किसी दल में शामिल हो जाता है तो उस पर भी लगेगा एंटी डिफेक्शन लॉ। ठीक है। अच्छा, कोई सदस्य अयोग्य हो चुका है, इसका पता कैसे चलता है? ये डिसाइड कौन करेगा? तो ये डिसाइड करेंगे या तो लोकसभा के अध्यक्ष या राज्यसभा के सभापति, जिनके भी पास जाता है ये रिक्वेस्ट, वो डिसाइड करते हैं, ठीक, कि कोई अयोग्य है या नहीं। अच्छा, लेकिन उनके द्वारा निर्णय लेने के लिए कोई भी समय अवधि निर्दिष्ट नहीं है, यानी उन पर कोई टाइम बाउंड नहीं है कि उनको 3 महीने में रिप्लाई देना है, मतलब 3 महीने के अंदर अंदर निर्णय करना है या 6 महीने के अंदर निर्णय करना है, ऐसा कोई भी समय अवधि निर्दिष्ट नहीं किया गया है संविधान में। ठीक है, तो ये एक हो गया ये क्वेश्चन। अच्छा, इसके अलावा क्वेश्चन में दूसरी और भी अनुसूचियाँ दी गई है, साथ साथ इनको भी एक बार देख लेते हैं। दूसरी अनुसूची में क्या है? दूसरी अनुसूची में संसद के सदस्यों के वेतन और भत्ते हैं। ठीक है। पाँचवीं अनुसूची में इस जो 10 राज्य हैं वो शामिल है। 10 राज्य कौन से? अनुसूचित जनजातियां पाई जाती हैं जहाँ पर, जैसे झारखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, वो वाले राज्य हैं इसमें। ठीक। इसके अलावा 8वीं अनुसूची, तो 8वीं अनुसूची में भाषाएं शामिल हैं। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था 55, ये रहा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है, भारत के संविधान में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा की अभिवृद्धि का उल्लेख कहाँ मिलता है? अगेन अ वेरी इजी क्वेश्चन। ठीक है, तो अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा कहाँ मिलता है? आर्टिकल 51 में मिलता है। आर्टिकल 51 किसका पार्ट है? डीपीएसपी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का पार्ट है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व। ठीक, और ऑप्शन में क्या क्या दिया गया है? उद्देश्य का, तो उद्देश्य का में अंतर्राष्ट्रीय शांति कोई बात नहीं है, ना ही मूल कर्तव्य में है और ना ही नवी अनुसूची में इसकी कोई बात की गई है। ठीक है, तो आर्टिकल 51 है, जैसे कि मैंने आपको बताया, आर्टिकल 51 में इसकी बात की गई है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 57 पे। पूछा गया है, निम्नलिखित में से भारत में योजना से किसका संबंध है? देखो, पिछली बार भी 2013 में भी शायद से कुछ ऐसा ही क्वेश्चन आया था, एक शायद से था, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग। योजना से संबंधित कौन सा है? तो देखो, अगर इस क्वेश्चन में देखा जाए, इसमें एलिमिनेशन लग सकता है। कैसे लगेगा? योजना, क्या वित्त आयोग योजना बनाती है? नहीं बनाती। क्यों? क्योंकि वित्त आयोग का क्या काम होता है? वित्त आयोग का काम होता है केंद्र और राज्यों के बीच में वित्त का आवंटन करना, है ना, पैसे का बंटवारा करना, वो काम होता है वित्त आयोग का, उसके लिए बनाया जाता है वित्त आयोग। ये एक अलग ही स्वायत्त संस्था होती है और इसकी सलाह भी कैसी होती है? अबाध्यकारी, यानी मानना ज़रूरी नहीं है, सलाहकारी भूमिका होती है इसकी केवल, है ना। तो पहला जो है वित्त आयोग, इसको एलिमिनेट कर दो। जैसे एलिमिनेट करोगे, ऑप्शन नंबर ए, बी और डी एलिमिनेट हो जाएगा और हमारे पास आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल 2 और 5। तो योजना से किस किस का संबंध है? ऑप्शन नंबर ये राष्ट्रीय विकास परिषद और संसद का संबंध है। ठीक है, तो इसमें तो एलिमिनेशन लग रहा है इजीली, फिर भी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। तो देखो, 2015 से पहले योजना आयोग और राष्ट्रीय विकास परिषद देश में योजना से संबंधित कार्य करते थे। ठीक, एनडीसी द्वारा निर्मित पंचवर्षीय योजना का अनुमोदन संबंधी निर्णय लेता था और वित्त आवंटन इत्यादि पर फैसले लेता था। कौन? नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी का काम था ये। ठीक, इसके अलावा संसद भी योजना बनाती है। ठीक है, ये देखो वित्त आयोग का, इसका कार्य क्या है? केंद्र और राज्य के बीच वित्त बंटवारे संबंधी सलाह देना। ठीक है, ओके। अच्छा, अगले 2 ऑप्शन से केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय और केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय, ये अपनी योजनाओं का क्रियान्वयन संबंधी कार्य और मॉनिटरिंग करते हैं। ठीक है, योजना बनाने से इनका कोई संबंध है नहीं। आगे अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित में से कौन सा मंत्रिमंडल सचिवालय के कार्य हैं? तो मंत्रिमंडल का क्या काम होता है? क्या ये कार्यसूची तैयार करता है? अच्छा, सेक्रेटेरिएट से पूछा गया, मंत्रिमंडल सचिवालय से पूछा गया, तो क्या ये मंत्रिमंडल की बैठकों के लिए कार्यसूची तैयार करता है? बिल्कुल करता है। इसके अलावा मंत्रिमंडल समितियों के लिए सचिवालय सहायता देता है क्या? बिल्कुल देता है। फिर कह रहा है मंत्रालयों को वित्तीय संसाधनों का आवंटन, नहीं, वित्तीय संसाधनों का आवंटन सेक्रेटेरिएट नहीं करता है। ठीक, तो थर्ड वाला हटा दो, आंसर क्या आएगा? ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2। ठीक,
तो इसके क्या का भारत सरकार के प्रशासन के लिए कैबिनेट सचिवालय जिम्मेदार होता है और इसके प्रमुख कौन होते हैं, कैबिनेट सचिव होते हैं। और ये सेक्रेटेरिएट रिपोर्ट किसको करता है, सीधा प्राइम मिनिस्टर को रिपोर्ट करता है। ठीक, इसके अलावा इसका काम क्या होता है, बैठकों की कार्यसूची तैयार करना, अंतर मंत्रालय समन्वय बढ़ाना, बैठकों के निर्णयों को का सर्कुलेशन करना, यानी बताना है एक मंत्रालय से दूसरे मंत्रालय में। फिर सचिवालय बैठकों में लिए गए निर्णयों का कार्यान्वयन करना और उसकी निगरानी करना। इसके अलावा और क्या काम है इनका, मंत्रिमंडल समितियों में किए गए सचिवालय सहायता देना और उन्हें आवश्यक डेटा उपलब्ध करवाना। ठीक, वित्त संसाधनों का आवंटन मंत्रिमंडलीय सचिवालय नहीं करता है, ये कौन करता है, बजट के द्वारा होता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 59, वेरी इजी क्वेश्चन पूछ रहा है, संवैधानिक सरकार कौन सी है। संवैधानिक सरकार कौन सी होती है, देखो ऑप्शन देखो, पहला ऑप्शन कह रहा है जो राज्य की सत्ता के हित में व्यक्ति की स्वतंत्रता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है। ये अगर राज्य के हित में हम व्यक्तियों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगा देंगे तो क्या ये संवैधानिक सरकार होगी, ये तानाशाही जैसा नहीं हो जाएगा कि राज्य के लिए व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा देना, तो ये तो वैसे भी गलत हो जाएगा। ठीक, संवैधानिक सरकार वो ये नहीं होती। संवैधानिक सरकार वो होती है जो व्यक्तियों की स्वतंत्रता के हित में राज्य की सत्ता पर प्रभावकारी प्रतिबंध लगाती है, बिल्कुल सही बात है। ठीक, ये होती है संवैधानिक सरकार। ठीक, जो व्यक्ति के लिए राज्य पर प्रतिबंध है। देखो संवैधानिक सरकार का मतलब ही होता है सीमित सरकार। ठीक, सीमित सरकार, तो अगर आपको सीमित सरकार भी पता है तो इसका आप आंसर आराम से निकाल सकते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 2। तो इसमें कुछ खास एक्सप्लेनेशन करने जैसा नहीं है। देखो सीमित सरकार होती है ना, लोगों को अधिकार देती है और सरकार पर प्रतिबंध लगाती है, सीमित प्रतिबंध लगाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। कहता है निम्नलिखित में से कौन सी किसी राज्य के राज्यपाल को दी गई विवेकाधीन शक्तियां हैं। राज्यपाल की विवेकाधीन शक्ति कौन कौन सी है, क्या कह रहा है, भारत के राष्ट्रपति को राष्ट्रपति शासन अधिरोपित करने के लिए रिपोर्ट भेजना, हाँ ये राष्ट्रपति की विवेकाधीन शक्ति होती है। मंत्रियों की नियुक्ति करना है, नहीं, मंत्रियों की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं लेकिन मुख्यमंत्री की सलाह से करते हैं। ठीक है, तो दूसरा नहीं होगा। अगर आपको दूसरा भी पता है तो दूसरा एलिमिनेट कर दो, आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, फिर कह रहा है, फिर भी बाकी के ऑप्शंस को देख लेते हैं। थर्ड ऑप्शन कह रहा है राज्य विधानमंडल द्वारा पारित विधेयकों को भारत के राष्ट्रपति के विचार के लिए आरक्षित रखना, हाँ बिल्कुल ये भी है। फिर कहता है राज्य सरकार के कार्य संचालन के लिए नियम बनाना, नहीं, नियम बनाना नहीं होता। देखो केंद्र में क्या होता है कि राष्ट्रपति नियम बना सकते हैं सरकार के कार्य संचालन के लिए, बट राज्यपाल को ये शक्ति प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। आर्टिकल 153 में राज्यपाल का प्रबंध किया गया है। ठीक, 163 में कहा गया है कि राज्यपाल परामर्श लेगा, राज्यपाल को परामर्श देने के लिए मंत्रिपरिषद होगी और राज्यपाल उसी की सलाह से काम करेगा, लेकिन उसकी कुछ विवेकाधीन शक्तियाँ भी हैं। ठीक है, जैसे कि अगर किसी भी दल को चुनाव में बहुमत नहीं मिलता है तो वो मुख्यमंत्री की नियुक्ति अपने विवेक से कर सकता है। ठीक, इसके अलावा अगर राज्य में संवैधानिक मशीनरी फेल हो जाए तो वो इसकी रिपोर्ट राष्ट्रपति को भेज सकता है ना, यानी राष्ट्रपति शासन की नियुक्ति की सिफारिश कर सकता है। इसके अलावा राज्य विधानमंडल द्वारा पारित किसी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए आरक्षित कर सकता है। कहाँ लिखी गई है ये बात, आर्टिकल 200 में कहा गया है। इसके अलावा आपातकाल की स्थिति में राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में कार्य करता है। ठीक है, इसके अलावा देखो यहाँ पर लिखा हुआ है मंत्री की नियुक्ति राज्यपाल सीएम के परामर्श कर, देखो यहाँ पर भी कुछ पॉइंट्स हैं, इनको खुद से पढ़ लेना पॉज करके। मंत्रियों की नियुक्ति भी राज्यपाल चीफ मिनिस्टर के परामर्श से करता है। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन 60। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 62। कहा गया है कौन सा सही है बताना है। पूछता है राष्ट्रपति भारत सरकार का कार्य अधिक सुविधापूर्ण किए जाने के लिए मंत्रियों में उक्त कार्य के आवंटन के लिए नियम बनाएगा। देखो ये हो गया ना पिछला क्वेश्चन जैसा ही। ठीक है, उसमें क्या कहा गया था, राज्यपाल कानून नियम बना सकते हैं, तो वो गलत हो गया था। बट इसमें कह रहा है राष्ट्रपति नियम बना सकते हैं ताकि कार्य सुविधापूर्वक हो सके। ये बात सही है, राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं। ठीक है,
कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि अगर राष्ट्रपति कर सकते हैं तो राज्यपाल भी कर सकते हैं, क्योंकि शक्तियाँ लगभग सेम सेम होती है राष्ट्रपति और राज्यपाल की, बट इनमें ये डिफरेंस होता है। ठीक है, अगला कह रहा है भारत सरकार की समस्त कार्यपालक कार्यवाहियाँ प्रधानमंत्री के नाम से की जाती है। देखो पहले तो ये बहुत ही बेसिक चीज़ है कि भारत सरकार की जो भी कार्यवाहियाँ होती हैं वो प्रधानमंत्री के नाम से नहीं बल्कि राष्ट्रपति के नाम से की जाती है। ठीक है, इट वॉज़ वेरी बेसिक। तो दूसरा स्टेटमेंट गलत हो जाएगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, केवल एक कथन सही है। आते हैं एक्सप्लेनेशन पे। क्वेश्चन नंबर 62 क्या कहा गया है, देखो आर्टिकल 77 में कहा गया है कि भारत सरकार के कार्यों को अधिक सुविधाजनक बनाने के लिए और मंत्रियों के बीच कार्य आवंटन के लिए राष्ट्रपति नियम बनाएंगे। ठीक है, और इसी के तहत भारत सरकार ने कार्य आवंटन अधिनियम 1961 बनाया। ठीक, और इसके अलावा 77 क्लॉज 1 में ही कहा गया है कि कार्यपालिका की शक्ति का संचालन राष्ट्रपति के नाम पर होगा। ठीक, इसीलिए सेकेंड स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। आगे देखो आर्टिकल 53 भी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें कहा गया है संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। इसमें कहा गया अविश्वास प्रस्ताव से रिलेटेड क्वेश्चन है। कहा गया भारत के संविधान में किसी भी अविश्वास प्रस्ताव का कोई उल्लेख नहीं। सही बात है, अविश्वास प्रस्ताव जैसा शब्द संविधान में उल्लिखित नहीं है। ठीक, इसके अलावा कह रहा है कि अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है, अविश्वास प्रस्ताव केवल लोकसभा में लाया जा सकता है। केवल लोकसभा में क्यों लाया जा सकता है, क्योंकि सामूहिक उत्तरदायित्व का सिद्धांत होता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से केवल लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। ठीक, इसका राज्यसभा के प्रति कोई उत्तरदायित्व नहीं होता है। ये बात पिछला पेपर अगर एनालिसिस किया हो आपने 2013 वाला, तो उसमें भी यही लगभग थोड़ी बहुत ऐसी मिलती जुलती सी बात पूछी गई थी। ठीक, और 2 क्वेश्चन थे उनमें इससे रिलेटेड। ठीक है, थोड़े मिलते जुलते ही थे, तो अगर एक पेपर भी ठीक से एनालाइज करोगे तो अगला पेपर आपके लिए ईजी हो जाता है ना। सो ये दोनों बातें सही है। इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों बातें सही है। ठीक, आर्टिकल 75 में कहा गया कि मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से उत्तरदायी। अविश्वास प्रस्ताव या उसकी प्रक्रिया को उल्लेख संविधान में नहीं है। ठीक, कहाँ पर है इसका उल्लेख, लोकसभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियमावली के नियम में इसका उल्लेख मिलता है। ठीक, अच्छा, अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए इसके प्रस्ताव के समर्थन में 50 सदस्यों की सहमति ज़रूरी है। यानी लाना कोई आसान काम नहीं है। अगर आपको प्रस्ताव लाना है तो उसके लिए 50 सदस्यों की सहमति पहले से ज़रूरी है। ठीक, और इसे स्वीकार करने के लिए कारण बताना आवश्यक नहीं है। और इसे स्वीकार कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष स्वीकार करते हैं। और अगर अविश्वास प्रस्ताव पारित हो जाए तो मंत्रिपरिषद को इस्तीफा देना पड़ता है। ठीक, ठीक है, दूसरा स्टेटमेंट भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 71 पूछ रहा है केंद्र और राज्यों के बीच होने वाले विवादों का निर्णय भारत के उच्च न्यायालय की किस शक्ति के अधीन आता है। ये आता है हमारा मूल अधिकारिता के अंतर्गत। ठीक है, मूल अधिकारिता के अंतर्गत आता है। ओके, आर्टिकल 131 में मिलता है। आर्टिकल 131 में सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र है, उसी में आता है ये केंद्र राज्य के बीच होने वाले विवाद। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 75 पूछ रहा है भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसमें निहित है। देखो हो सकता है कुछ बच्चे इसमें राष्ट्रपति और संसद में कुछ कंफ्यूज हो जाएं, हो सकता है कुछ मुख्य न्यायमूर्ति भी समझ ले, बट मुख्य न्यायमूर्ति नहीं होगा, राष्ट्रपति भी नहीं होगा। ठीक, न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति प्राप्त है भारत की संसद को। संसद इसके लिए प्रस्ताव पारित करती है और जिसके माध्यम से न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि की जा सकती है। ठीक है, ओके, और इसी के तहत 2019 में संसद ने प्रस्ताव पारित किया था और न्यायाधीशों की कुल संख्या 31 से बढ़ाकर 34 कर दी गई थी। मुख्य न्यायाधीश सहित होगी ये न्यायाधीशों की संख्या। ठीक है, सो दिस वाज टुडेज एनालिसिस। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।